Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you all know, your examinations are going to be held very soon, and in that regard, Kai has come with the initiative of short series. And in today's session, we are going to complete the chemistry portion of your science. Let's start without wasting the time. The question number 1: write a balanced chemical reaction equation for the decomposition reaction of ferrous sulfate into the products on heating. So in this question, अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, this is the reaction given to you. What we have to do, you have to do only one thing. आपको इसको बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए जस्ट वन थिंग, लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम्स होंगे उतने ही एग्जैक्टली राइट साइड होने चाहिए. तो यहाँ से आयरन आप राइट साइड देखो 2 है और यहाँ पे लेफ्ट साइड एक ही है. क्या मैं 2 यहाँ पे लिखूँ? और 2 लिखने से आयरन तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन सल्फ़र हमारे पास 2, यहाँ से भी सल्फ़र 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन जो हमारे पास है डेट आर 3, 2, 5 एंड 3, 8. तो ऑक्सीजन अगर 8 है तो 4 into 2 दैट विल बी द 8 ऑक्सीजन एटम्स, एंड दिस विल बी द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो हमसे पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 2. What is balanced chemical reaction? Why should chemical equations be balanced? Balanced chemical equation मैंने अभी भी बोला, आपके लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम्स होने चाहिए, तो एटम्स along left hand side these should be equal to atoms along right hand side. लेफ्ट हैंड साइड जिसे आप कहते हो रिएक्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड जिसे आप कहते हो प्रोडक्ट्स. तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही एटम्स आपके राइट साइड होने चाहिए. उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. एंड व्हाई शुड, इस क्वेश्चन का दूसरा सेगमेंट क्या है? व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड. हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? इन ऑर्डर, तो बस इतना लिखना है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. एज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म दैट हैज बीन डन इन ए केमिकल रिएक्शन. डन. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. मूविंग अहेड, define a combination reaction, give 2 examples of combination reaction. combination reaction आपको जो आंसर लिखना होगा वो मैंने यहाँ लिख के रखा है. केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे एक सिंगल न्यू सबस्टेंस जो एक कंपाउंड होना चाहिए. और ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक्सोथर्मिक इन नेचर कहने का मतलब जब भी ये रिएक्शन होती है यहाँ से एनर्जी का कंटेंट, एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक कंपाउंड होना चाहिए. और इसमें जो एग्जाम्पल हम देने की कोशिश करेंगे तो 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. जैसे ट्वाइस Na, मैं यहाँ लिखता हूँ ट्वाइस Na, दिस इज द सोडियम. ये हमारे पास एक सबस्टेंस है, दिस इज इन सॉलिड, और इसको हमने रिएक्ट कराया है क्लोरीन के साथ जो कि गैस है. इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक सिस्टम. और यहाँ से हमें मिलेगा ट्वाइस NaCl, एक कंपाउंड होगा जो कि सॉलिड है. इन द सिमिलर वे, अगर मेरे पास एक सबस्टेंस है जैसे कि मैग्नीशियम है, इसको हम O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा MgO. इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिखते हैं. अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखो हमने 2 स्पीशीज़ को आपस में ऐड किया है, 2 स्पीशीज़ को आपस में कंबाइन किया है, और यहाँ से जो मिला दैट इज NaCl. और इस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है. मींस ये एक्सोथर्मिक in नेचर होती है. क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, कॉपर एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ. ये रिएक्शन किसकी एग्जांपल है? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने पढ़ी होगी वो 0 के बराबर है, लेकिन जब हम इस कॉपर ऑक्साइड में देखते हैं इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 आती है. और यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट 0 है
और यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 है। अगर आप देखोगे कॉपर 0 से +2 में गया है, मींस इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑक्सीजन 0 से -2 में गया है, मींस इसकी रिडक्शन हुई है। तो वो वाली केमिकल रिएक्शन जहां पे हमारे पास एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो और दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन हो, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज अ करोजन? नेम एनी टू मेटल्स विच डू नॉट करोड इजिली। करोजन क्या होता है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जिनमें जो मेटल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मोर केमिकल स्टेबल फॉर्म में, जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। इट इज अ ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल्स लाइक मेटल्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस विद देयर सराउंडिंग्स। तो सिंपल है, करोजन हमारे पास मेटल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, सल्फाइड की लेयर बनाते हैं, जिसको आप रस्ट कहते हो आगे जाके। तो इसको हम कहते हैं करोजन। दिस इज सिंपल दैट यू हैव टू राइट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है करोजन का मतलब क्या होता है। बट इस क्वेश्चन का जो दूसरा सेगमेंट है, नेम एनी टू मेटल्स विच डू नॉट करोड इजिली, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो बेस के एलिमेंट्स होते हैं, बॉटम के एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज द टॉप। ये जो एलिमेंट्स है ये टॉप के मेटल्स हैं, टॉप के एलिमेंट्स हैं, और ये जो हैं ये बॉटम के हैं। और बॉटम में जो AU और PT होगा, दीज टू मेटल्स डू नॉट करोड इजीली। क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे गोल्ड एंड प्लैटिनम जो होगा PT, ये इजीली करोड नहीं होते। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, What do you understand by endothermic reaction? Give one example. Endothermic reaction बच्चे वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। Requires amount of energy to occur. एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिन रिएक्शंस में आपको एनर्जी का कंटेंट, एनर्जी का अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो ताकि ये रिएक्शन हो। जैसे कि मेरे पास अगर एग्जाम्पल में लूं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, अगर मैं एग्जाम्पल में लूं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जैसे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसे हीट करोगे मींस एनर्जी दोगे, तो ये आपको देगा कैल्शियम ऑक्साइड और देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका गैस में होगा और ये आपका सॉलिड में है, और ये भी आपका सॉलिड में ही है। इन द सिमिलर वे अगर आपके पास KClO3 है सॉलिड, ये आपको KCl देगा कंपाउंड प्लस देगा O2। लेकिन इस रिएक्शन को ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। लेकिन इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे KCl है, O3 है, O2 है। अगर मैं 3 टाइम्स O2 लिखूं और यहाँ से 2 टाइम्स KClO3 लिखूं, तो यहाँ से भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा ताकि पोटेशियम 2 क्लोरीन 2, पोटेशियम 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, दिस विल बी द बैलेंस्ड रिएक्शन। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है जहां हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि रिएक्शन हो, और इसकी 2 एग्जांपल्स आपके बोर्ड पे हैं। लेट्स गो अहेड। differentiate between combination and decomposition reactions with the help of examples। और इसी का और पार्ट ऐसा भी है, what is a balanced chemical equation and why should a chemical reaction be balanced। इसको हमने पहले ही किया, this is done earlier, इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन differentiate between combination and decomposition reaction with the help of examples, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँ, ध्यान से देखो, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अभी मैंने बोला 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स या सबस्टेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं न्यू एक सिंगल प्रोडक्ट, और जनरली ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, जो मैंने इससे पहले बोला कि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रेक होता है और बनाता है 2 या 2 से ज्यादा सिंगल सबस्टेंसेस, 2 से ज्यादा सबस्टेंसेस, और जनरली ये होती है एंडोथर्मिक। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, अगेन मैं मैग्नीशियम लेता हूं प्लस O2 लेता हूं, यह आपको देगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए ट्वाइस इधर लिखते हैं, ट्वाइस इधर लिखते हैं, और आप ध्यान से देखो इस वाली रिएक्शन में आपके 2 सबस्टेंसेस आपस में रिएक्ट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और ये जो रिएक्शन होती है ये जनरली होती है एक्सोथर्मिक। इज दैट क्लियर?
मूविंग अहेड, जो बच्चे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रेक होता है, बनाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, और ये होती है एंडोथर्मिक। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हमने ये पढ़ा, दिस इज द सॉलिड, इसको आप थोड़ी सी हीट दो, एनर्जी दो, इट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द सॉलिड, प्लस CO2, that will be the gas. So this is the example. This is the example of the decomposition reaction and this is the example of the combination reaction. Clear? तो ये वाला हिस्सा हमने इस रिएक्शन का किया and this is already done. Clear? Moving ahead. Copper oxide solid plus H2 gas gives copper solid plus देता है ये water. This is plus here. अगर आप ध्यान से देखो, हमें बताया गया है, हमें बोला गया है कि कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ CO एंड H2 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लेट्स सी, कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट इधर +2 है और ऑक्सीजन की है -2 और हाइड्रोजन की है 0, और यहाँ पे देखो कॉपर सॉलिड है, अकेला है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट बच्चे 0 आएगी, और यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +1 आएगी। और अगर आप ध्यान से देखो, कॉपर +2 से गया है 0 में, मीन्स इसकी हुई है रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड एक ऐसा सबस्टेंस है जिसकी रिडक्शन हुई है इस सिस्टम में, और जब इसकी रिडक्शन हुई है मीन्स CuO कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये याद रखने की बात है, स्पीशीज which undergoes ऑक्सीडेशन, वो स्पीशीज जिसके बच्चे ऑक्सीडेशन होती है, act as reducing agent, वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे वो स्पीशीज which undergoes रिडक्शन, जिसकी क्या हो बच्चे, रिडक्शन, एक्ट एज, वो बच्चे एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? तो इस हिसाब से कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, आप देखो +2 to 0, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी लिख सकता हूं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट is oxidation. Simple. Moving ahead. Write balanced chemical equation for the following chemical reactions. Barium chloride. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो आप क्या करोगे, बैरियम क्लोराइड को सबसे पहले लिखते हैं। बैरियम क्लोराइड क्या है, दिस इज BaCl2, दिस इज द बैरियम क्लोराइड, प्लस अल्मोनियम सल्फेट को बच्चे ऐसे लिखा जाता है Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये आपको दे रहा है बैरियम सल्फेट, इट विल बी BaSO4 प्लस देता है अल्मोनियम क्लोराइड, दैट विल बी AlCl3। ये पहली रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें। बैलेंस करने के लिए मुझे बोलो, आपके पास क्लोरीन कितने हैं, 3, और यहां पे क्लोरीन 2 है। अगर मैं यहां 3 लिखूं और यहां 2 लिखूं, क्या क्लोरीन का हिस्सा बराबर आएगा? यहां से भी क्लोरीन 6 और यहां से भी क्लोरीन 6, लेकिन ऐसे लिखने से बैरियम हमारे पास 3 आए, तो यहां पे भी हम 3 बैरियम लिखेंगे, तो बैरियम बैलेंस्ड। अब सल्फेट यहां हमारे पास 3 आए और सल्फेट हमारे पास यहां पे 3 है, और अल्मोनियम यहां पे 2 है और अल्मोनियम यहां पे 2 है, सो दिस विल बी अ बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस विल बी अ बैलेंस्ड रिएक्शन। मूविंग अहेड, दूसरा हमसे पूछा गया है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को बच्चे ऐसे लिखा जाता है, जिंक कार्बोनेट को ऐसा लिखा जाता है ZnCO3, इट डिकम्पोजेज लाइक जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आई थिंक इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जिंक 1 कार्बन 1 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो यू नीड नॉट टू बैलेंस दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन यू हैव टू बैलेंस। क्लियर? मूविंग अहेड, आई थिंक दिस इज क्लियर। Which of the following pairs will give displacement reactions? Displacement reaction कौन सा पेयर देगा? अगर हम यहां बात करते हैं NaCl सोल्यूशन है और कॉपर है, मींस आपके पास NaCl है या कॉपर है, इसको आपने NaCl सोल्यूशन के साथ मिलाया, और यहां पे आपके पास अल्मोनियम मेटल है,
इसको आपने MgCl2 के साथ मिलाया और यहाँ पे आपके पास सिल्वर मेटल है, इसको आपने किसके साथ रिएक्ट कराया है, आयरन सल्फेट के साथ। और यहाँ आपके पास कॉपर मेटल है, इसको आपने रिएक्ट कराया AgNO3 के साथ। बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्टिविटी सीरीज इज इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप के मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड जो बॉटम वाले मेटल्स होते हैं, बॉटम वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनके सोल्यूशन में से उन मेटल्स को डिस्प्लेस किया जा सकता है। ओनली दैट मेटल विल डिस्प्लेस द मेटल जो उसके टॉप में प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँगा कॉपर और सोडियम के बीच में, सोडियम इज एट द टॉप ऑफ द कॉपर नीचे है, सोडियम ऊपर है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट होने के लिए ये मेटल होना चाहिए टॉप पे, और जो ये NaCl का सोल्यूशन है इसमें जो मेटल Na है ये बॉटम में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सोडियम इज एट द टॉप, कॉपर इज एट द बॉटम। अल्मोनियम मैग्नीशियम में क्या होता है बच्चे, अगेन यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी क्योंकि अल्मोनियम टॉप पे नहीं है, मैग्नीशियम टॉप पे, और यहाँ पे भी नहीं होगी क्योंकि सिल्वर टॉप पे नहीं है, आयरन टॉप पे है। बट दिस रिएक्शन विल ऑकर एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज कॉपर जो होगा बच्चे ये रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में है और इसके नीचे आपको मिलेगा सिल्वर। दैट इज द रीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर ओनली इन केस नंबर 4th। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग अहेड, वी आर हैविंग ए रिएक्शन हियर इन द अबव रिएक्शन। हमें बोला गया है कि सोडियम gets reduced, sodium oxide gets reduced, sodium oxide, simple question again, आपको क्या करना है, सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट लिखो that is 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है। अगेन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट 0, वाई, बिकॉज एलिमेंटल स्टेट में है। बट Na2O में यहाँ पे -2 और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो जो सोडियम है दिस गोज फ्रॉम 0 to +1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताया, मीन्स बच्चे ये होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और अगेन दूसरी चीज, ऑक्सीजन 0 से -2 गया है, मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम बताते हैं बच्चे रिडक्शन। तो मुझे बोलो सोडियम की अगर ऑक्सीडेशन हुई है इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम गेट्स रिड्यूस्ड, नो, सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। क्लियर? मूविंग अहेड नाउ। अच्छा, सोडियम ऑक्साइड ये उल्टा है आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विद स्टीम। अगर आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विद द स्टीम। विद द स्टीम, सिंपल, विद द स्टीम, अगर आप स्टीम के साथ आप प्रोलॉन्ग्ड हीट कराओगे तो वहां से आपको मिलेगा Fe3O4। सो दिस शुड बी द आंसर। और एक बात, जो Fe3O4 है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज द मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस Fe2O3। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +2 और यहाँ आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +3 होती है। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, Fe2O3 plus aluminum gives this. The above example is an example of combination displacement, double displacement decomposition. Simple है, aluminum is at the top of the iron, it displaces iron, so it will be Al2O3 twice Fe. This is the displacement reaction. Moving ahead, which among the following is the least reactive metal होना चाहिए? तो यहाँ पे है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अगेन रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो मर्करी होता है बच्चे, आउट ऑफ दीज 3 सोडियम, मर्करी, जिंक, एल्युमिनियम, दैट इज एट द बॉटम, मींस दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर? बॉटम का मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में है, आउट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स मर्करी लाइज एट द बॉटम। एक्सप्लेन द टर्म्स करोजन एंड रैंसिडिटी। करोजन हमने इससे पहले ही किया है तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे हम लिखते हैं ऑलरेडी डन, ये हमने इससे पहले किया। और कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो डू नॉट करोड इजीली? गोल्ड एंड प्लैटिनम। और करोजन क्या होता है फिर से मैं बताता हूं, जो मेटल होता है वो एटमॉस्फेयर के में जो ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर होता है, उसके साथ रिएक्ट होकर एक लेयर बनाता है जो स्टेबल फॉर्म होती है, तो दैट इज अ करोजन। और इसके साथ जो हमसे पूछा गया है दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है? दिस इज द सुपाइलेज ऑफ द फूड इन सच अ वे that it becomes unfit to eat because to eat caused by the oxidation of fats and oils present in the food. It causes change in smell and taste of food. Rancidity is just food का spoilage in such a way, जो इसमें फूड में हो, जैसे कि बटर होता है उसमें जो फैट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन की होने की वजह से
वो उसमें उसका टेस्ट चेंज होता है, उसकी स्मेल चेंज होती है और वो खाने के लायक नहीं होता है, उसको कहते हैं रैंसिडिटी। मूविंग अहेड, असर्शन, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग एटसेट्रा। यस, दिस इज क्लियर। अगर आप मेटल सरफेस को ऑयलिंग कराओगे, ग्रीजिंग कराओगे, पेंटिंग कराओगे, तो उससे क्या होता है, उससे रस्टिंग से वो मेटल बचता है। और रीज़न, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग एटसेट्रा actually forms a protective layer which prevents air or moisture, ये लिखना भूल गया है, which prevents air or moisture to penetrate and hence protects metal from rusting। assertion भी सही है, reason भी सही है। Explain how the metals towards the top of the reactivity series are extracted from their metal compound। Simple, जो reactivity series के top में जो metals होते हैं, these are highly reactive। और जब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं बच्चे, ये एयर के साथ भी रिएक्ट होते हैं, ये मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट होते हैं, और इनको फिर ऑक्साइड से बाय रिडक्शन एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अगर हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ऑब्टेन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर क्लोराइड्स, फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि NaCl है, दिस इज द मेटल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारे पास है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हमें मिलता है Na, सोडियम एज अ मेटल, और मिलता है कहाँ पे, कैथोड पे। और आप जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मान लो एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है, एंड सोडियम को हम कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, कहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, कैथोड पे। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की मेथड से हम मेटल के क्लोराइड्स को, जो मेटल क्लोराइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे NaCl की एग्जांपल ले रहा हूँ, मींस मेटल क्लोराइड मेरे पास है, और इस मेटल क्लोराइड से जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वी गेट अ सोडियम मेटल एट कैथोड। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग फ्रॉम दिस वन। नाउ इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज पूछी गई है, गैल्वेनाइजेशन और अलॉइंग। सिंपल है, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, हम जिंक की कोटिंग कराते हैं आयरन को या स्टील को, अप्लाइंग द कोटिंग ऑफ जिंक टू आयरन एंड स्टील सरफेस, ताकि रस्टिंग बचे, एयर पेनिट्रेट ना कर पाए, मेटल के साथ रिएक्ट ना हो। दैट इज व्हाट वी कॉल द गैल्वेनाइजेशन। सिंपल, इन द सिमिलर वे अलॉइंग, ये भी रस्टिंग को करता है प्रिवेंट। कैसे? बाय कंबाइनिंग मेटल्स, सिविरल मेटल्स और एलिमेंट्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आपस में इंटरेक्ट करने से हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, और जब एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, दैट विल प्रोटेक्टिव लेयर जो बनती है एट द टॉप ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल, ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनने के बाद एयर और मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, ताकि वो पेनिट्रेट ना हो और मेटल के साथ रिएक्ट होके कोई ऑक्साइड की लेयर, सल्फाइड की लेयर ना बनाए। दिस इज व्हाट वी कॉल द अलॉइंग। क्लियर? दोनों चीजें मैंने लिख के रखी है, आप चाहो तो इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लो, ऐसे ही लिख लो, एज ए PDF भी आपको मिलेगा, और आप जस्ट ये चीजें सारे कर लो, एंड आई गारंटी यू कि आपको मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जो पेपर होगा केमिस्ट्री का, यू विल सॉल्व दैट इजिली। मूविंग अहेड, व्हाई शुड कर्ड एंड सुअर सबस्टेंस नॉट बी केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल? सिंपल है, जो कर्ड एंड सुअर सबस्टेंस होते हैं ये एसिडिक होते हैं, और अगर ये एसिडिक होते हैं इन नेचर, ये रिएक्ट कर सकते हैं विद द मेटल, और मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये एक टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और जब ये टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर आप वो खाना खाओगे, ये टॉक्सिक कंपाउंड उसी खाने में प्रेजेंट होंगे, एंड दैट कैन बी हार्मफुल टू कंज्यूम। क्लियर? और दूसरी बात, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर मेरे पास वेट, इफ वी आर हैविंग 2 कंटेनर्स, इस वाले कंटेनर में मान लो एसिड है, और ऊपर से हम डाल रहे हैं वाटर, और यहां इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है, और ऊपर से डाल रहे हैं एसिड।
अब क्वेश्चन क्या है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे मतलब वाटर ऐड करोगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, वाई इज दिस रिकमेंडेड, और ये रिकमेंड क्यों नहीं है? सिंपल है, जब आप वाटर ऐड करते हो एसिड में तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्या है? ये बहुत ही एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब इट कैन लीड टू द एक्सप्लोजन, इट कैन लीड टू एक्सप्लोजन, यहां से एक्सप्लोजन हो सकता है, एसिड बर्न्स हो सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे ये गिरा तो आपकी स्किन जल सकती है, एसिड बर्न क्रिएट कर सकता है, इट लीड्स टू द एक्सप्लोजन। इसीलिए हम वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते, बिकॉज इज हाईली एक्सोथर्मिक। अच्छा, इसके बदले हम क्या करते हैं, हम एसिड को ही ऐड करते हैं वाटर में। क्या इसका मतलब ये है कि सर हाँ, जब हम एसिड वाटर में ऐड करें ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती? नो, ये भी एक्सोथर्मिक होती है, पर स्लाइटली, थोड़ी सी हीट यहाँ पे निकलती है, और वाटर के पास, और वाटर इतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो जो उस रिलीजिंग हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है और एक्सप्लोजन को बचाता है, एसिड बर्न से हमें बचाता है। दैट इज द रीजन एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। क्लियर? मूविंग हेड। इसका मैंने थोड़ा सा रीजन यहाँ पे लिखा है, अगर आप यही लाइन बोर्ड में लिखोगे यू विल गेट योर मार्क्स। Give the equation for the reaction of zinc with the sodium hydroxide. This is the important thing. अगर आप जिंक को किसके साथ मिलाते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पे एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 is called sodium zincate. Repeat with me, Na2ZnO2 is called the sodium zincate. अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है क्योंकि जिंक का होता है एटमॉस्फेरिक नेचर। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नेचर का मतलब क्या है? जिंक जो होता है ये इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। दैट्स व्हाट वी कॉल द एटमॉस्फेरिक नेचर। और इस नेचर की वजह से जो जिंक है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2। दिस इंपॉर्टेंट, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, Why is table salt called ionized salts? सिंपल है, जो टेबल साल्ट होता है इसमें असल में या तो इसमें होगा पोटेशियम आयोडाइड या तो इसमें होगा सोडियम आयोडाइड। मतलब आयोडीन होता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड। और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है ताकि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो। सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स जो टेबल साल्ट होता है दिस आयोडाइज्ड। और कैसे आयोडाइज हम करते हैं? हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं। क्लियर? नाउ the pH of soil for the healthy growth of plants should neither be alkaline or हाईली एसिडिक। यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि जो सॉइल होता है, आइडियल सॉइल जो है, इसका जो पीएच होता है फॉर मोस्ट प्लांट्स इज बिटवीन 6 to 7.5 एंड 6 to 7.5 का मतलब होता है नीदर अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक होता तो पीएच विल अप्रोच टू द 1, 2 और 3, और अल्कलाइन हाईली होता तो 13, 12, 14 होता। तो 6 to 6.7 दिस इज द नॉर्मल रेंज। दिस इज नीदर हाईली एसिडिक नीदर हाईली अल्कलाइन। तो this is actually the pH range that suits for the plant growth for the soil. So this is the important one. What are hydrocarbons? Describe the saturated carbon compounds. Define allotropy. Describe various allotropic forms with their properties. And this is important. This is important. Now, सुनो, सबसे पहली बात, what are hydrocarbons? Hydrocarbons वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ओनली कार्बन हो और साथ में क्या हो? हाइड्रोजन हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। पहली बात। दूसरी बात, तो हाइड्रोकार्बन्स 3 तरीके के होते हैं। एक होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन और तीसरा होता है अल्काइंस। अल्केन जो होते हैं उनकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2, और जो अल्कीन्स होते हैं उनकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n, और जो अल्काइंस होते हैं वो होते हैं CnH2n-2। मतलब हाइड्रोकार्बन्स अल्केन भी हो सकते हैं, अल्कीन भी हो सकते हैं, अल्काइन भी हो सकते हैं। और अल्केन वाले केस में मीथेन और ईथेन जो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और जो अल्कीन्स हो ये ईथीन और प्रोपीन होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। और जो अल्काइंस होते हैं उनमें इथाइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? नाउ इसके आगे
आपको क्या लिखना है, ये हुआ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये वाला हिस्सा हमने, ये वाला सेगमेंट हमने इस क्वेश्चन में बच्चे किया। डिस्क्राइब द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब हमें बोलना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ओनली कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना हो। ओनली कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, और इनको हम कहते हैं अल्केन्स। और यहाँ अगर आप देखोगे जो अल्केन्स होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, अल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, और जो अल्काइन बच्चे होता है इनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, इस वाले क्वेश्चन के बाद यहाँ जो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ओनली कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और इनकी एग्जाम्पल में हम काउंट कर सकते हैं अल्केन्स को। और एक बात, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखें, ये जो हाइड्रोकार्बन्स बच्चे होते हैं ये होते हैं कलरलेस और ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर को लव नहीं करते, और दे आर लीस्ट पोलर। क्योंकि लीस्ट पोलर इस गर्ज से क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर होता है, जो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो बहुत कम होती है। और दीज आर यूज्ड एज फ्यूल्स, एज ए फ्यूल आप इसे यूज कर सकते हो, इसको आप कुकिंग गैस में भी यूज कर सकते हो। नाइस। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है अल्केन्स की वो मैंने इससे पहले भी लिखा है, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज CnH2n+2। लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। और उसके बाद एग्जांपल्स में हमने फिर से मैं लिख रहा हूं, पहले भी लिखे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड एटसेट्रा। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जो हमने यहां पे लिखा। इसमें हाइड्रोकार्बन भी आया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आए, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की है। नाउ इसके बाद है डिफाइन एलोट्रॉपी। नाउ एलोट्रॉपी को हमने यहाँ पे लिख के रखा है आपकी कन्वीनियंस के लिए। एलोट्रॉपी है एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल फिजिकल फॉर्म्स, और एलोट्रॉप्स जिन्हें आप कहते हो विच रिमेन इन द सेम फिजिकल स्टेट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी एलोट्रॉप्स होते हैं इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है दैट शुड रिमेन सेम। क्लियर। और जो एलोट्रॉप्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम काउंट कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, स्ट्रेंथ्स को एंड इलेक्ट्रोकंडक्टिविटीज को। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट क्यों होती है, उनके लिए जो बच्चे रीजन है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट वेज इन विच देयर एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। क्लियर। नाउ कुछ चीजें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा जो कि कार्बन है। कार्बन के हम आपकी लेवल पे 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को पढ़ते हैं, अदरवाइज 3 से बहुत ज्यादा और होते हैं। नाउ अगर मैं डायमंड की बात करूं ये एक जायंट मॉलिक्यूल होता है, ये कलरलेस होता है और होता है ट्रांसपेरेंट। एट द सेम टाइम दिस इज एक्सट्रीमली हार्ड, इतना हार्ड कि आप इसे कटिंग टूल्स में भी यूज कर सकते हो, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर मैं इसके बाद ग्रेफाइट की बात बच्चे करूं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इनका जो कलर होता है यूजुअली ब्लैक इन कलर, साथ में ये ओपेक होते हैं, और ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड द लास्ट वन इज द बकमिंस्टर फ्लोरीन नोन एज C60, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट रिजेंबल्स विद द फुटबॉल और रग्बी बॉल। उसके बाद इसमें जो 6 मेंबर रिंग्स होती है जिनको आप हेक्सागन कहते हो वो बच्चे 20 होते हैं, और जो 5 मेंबर रिंग जिन्हें आप पेंटागन्स कहते हो वो 12 होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, और आप बच्चे इसको ऐसे याद रखो, ईयर 2012 20 होते हैं हेक्सागन्स, और जो 12 होते हैं ये होते हैं पेंटागन्स। हेक्सागन्स का मतलब 6 मेंबर रिंग, और पेंटागन का मतलब 5 मेंबर रिंग। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज एथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड इथेनोइक ऑर्गेनिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, लेमन्स में होता है, और जो कार्बोनिक एसिड होता है दिस इज एन एक्चुअली इनऑर्गेनिक एसिड। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2CO3 लिख सकते हैं। मूविंग अहेड, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन होमोलॉगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं C3H6 की बात करूं, होमोलॉग सीरीज आपको पता है, अगर मेरे पास एक केमिकल स्पीशीज है, स्पीशीज फर्स्ट, और मेरे पास दूसरी केमिकल स्पीशीज है, स्पीशीज सेकंड, अगर मैं अल्केन्स को काउंट करूं, इसमें दोनों मेरे पास अल्केन्स होंगे, इनमें जो अल्केन फर्स्ट होगा और जो अल्केन सेकंड होगा, इन दोनों में बच्चे डिफरेंस होती है
जो डिफरेंस होती है वो होती है 1 CH2 यूनिट की, अगर ये एडजेसेंट अल्केन्स है, सक्सेसिव अल्केन्स है। फिर नाउ अब हमें इनके होमोलॉग्स बताने हैं। अगर मैं C3H6 की बात करूं, C3H6 को ऐसे रखते हैं, इसमें एक CH2 यूनिट को ऐड करते हैं, ये आपको देगा C4H8। दिस विल बी द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, C2H6 को ऐसे रखो, इसमें आप CH2 ऐड करो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ओनली अल्कीन्स दे रहा हूँ, ये बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके पास अल्कीन है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा होमोलॉग होगा वो भी अल्कीन का ही होगा। तो C2H6 प्लस CH2, इसमें बच्चे आपको आएगा C3H8। सिमिलरली अगर हमारे पास C2H2 है, दिस इज अल्काइन, और इस C2H2 में आप एक CH2 ऐड फिर से कर लो, ये आपको देगा C3H4, जिसे प्रोपीन कहते हैं। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन होमोलॉगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये इधर नहीं होना चाहिए, नाउ मूविंग अहेड। What is the difference in the molecular mass of any two adjacent homologs? अभी मैंने बोला दो adjacent homologs होते हैं, इनमें डिफरेंस होती है एक CH2 यूनिट की, और अगर एक CH2 यूनिट की डिफरेंस है तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट्स 12 यूनिट्स, और हाइड्रोजन चूंकि इसमें दो है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी 14 यूनिट्स। तो 14 यूनिट्स का मास डिफरेंस होगा बिटवीन टू एडजेसेंट होमोलॉग्स। उसके बाद बच्चे हमसे पूछा गया है हाउ मेनी कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स डिफर, एक दो होमोलॉग्स में जो एडजेसेंट होते हैं, ऑब्वियसली वन कार्बन एंड साथ में 2 hydrogen atoms, because one CH2 unit contains 1 carbon atom along with the 2 hydrogen atoms. Now, explain the term isomer. Give an example of isomers. Isomers जो होते हैं, ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में असल में है। एक तो इसमें हमसे पूछा गया है आइसोमर्स क्या होते हैं और इनकी एग्जाम्पल्स दो। साथ में दूसरा क्वेश्चन इसमें है हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है वन ऑफ द आइसोमर ऑफ C7H16, और तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स आर पॉसिबल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, जो आइसोमर्स होते हैं इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज बच्चे होती है वो डिफरेंट होती है, और इनका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस होता है वो भी डिफरेंट होता है। नाउ अब इसकी एग्जांपल हमें पूछी गई है पहले क्वेश्चन में एक आइसोमर की डेफिनेशन बताओ, और सेकंड एक एग्जांपल बोलो। अगर मैं ईथर लिखूं, अगर मैं बच्चे यहाँ पे ईथर लिखूं, ईथर में हमारे पास CH3 सिंपलेस्ट ईथर OCH3, तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगी C3H6O, और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। बच्चे जो इसका नेक्स्ट आइसोमर में लिख सकता हूं दैट इज CH3 CH2OH, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एथेनॉल। इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लिखेंगे वो भी आएगी C2H6O, और आप ध्यान से देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड की सेम है, लेकिन दोनों की रिएक्शंस डिफरेंट होगी, मींस दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों की रिएक्शंस उस टाइम डिफरेंट होती है जब इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप बच्चे है दैट इज ईथर, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH अल्कोहल। क्लियर? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो वन ऑफ द आइसोमर, किसी भी एक आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C7 एंड H17 है। जरा इसको यहां पे देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा करो जिसका भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो, जैसे मेरे पास है C7H16, और सबसे पहले देखो क्या इसकी जनरल फार्मूला अल्केन के साथ मैच होती है, अल्कीन के साथ मैच होती है, या बच्चे अल्काइन के साथ मैच होती है। यहां पे अगर हम देखें C7H14, तो दिस विल बी CnH2n + 2, डेफिनेटली दिस विल बी द अल्केन। और अगर ये अल्केन है तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ यूं लिखो C4 5 6 एंड 7, और यहां से एक हाइड्रोजन लिखो, यहां से एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसीज 4 है तो 4 हाइड्रोजन हमने लिखने होंगे पर कार्बन के साथ, ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो। और यहां से बच्चे ये जो कार्बन का C7H14, इसका नाम भी आप लिख सकते हो। अब यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली वहां से पूछा जाएगा
आप हेप्टेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो तो कुछ यूँ लिखना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, सबसे पहले हेप्टेन C7H14 का। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। आई विल ट्राई टू राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्पेस ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वी विल ट्राई। लुक, अगर मैं यहाँ पे कार्बन लिखूँ, यहाँ से दूसरा कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, और यहाँ से हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन, 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 बिकॉज वी नो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हेप्टेन। सो मुझे ऐसे हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा ताकि मेरे लिए आसानी पैदा हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को लिखने में। इज दैट क्लियर? नाउ हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंटली सिंबलाइज करेंगे। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां पे मैं क्रॉस से दिखाऊंगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाऊंगा, क्रॉस 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 एंड क्रॉस, क्योंकि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसमें बच्चे दो इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, एक हाइड्रोजन का काउंट होगा और दूसरा कार्बन का काउंट होगा। दिस विल बी क्रॉस 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 एंड क्रॉस। तो ये जो क्रॉस है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, और जो मैं डॉट लिखूंगा, डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हम इनको डिस्टिंग्विश कर सके, और उसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं डॉट 2 3 4 5 6 ऐसे। Cross and dot will form a one single covalent bond in which dot belongs to the carbon and cross belongs to the hydrogen. अब ऐसे हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और हर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन होते हैं, और जो भाई साहब कार्बन है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट तभी होगा जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में होंगे। सो लेट्स टेक दिस कलर। अब देखो कार्बन इधर 2 इधर 2 इधर 2 और इधर 2, तो मुझे लग रहा है ये एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और यहां पे भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिखाना है। ये जो मैं भूल गया था, सॉरी। नाउ अब दूसरा कार्बन जो है, यहां के 2 यहां के 2 यहां के 2 और यहां के 2, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन यहां से 2 यहां से 2 यहां से 2 और यहां से 2, कुछ यूं होगा, यहां से 2 यहां से 2 यहां से 2 और यहां से 2। आसानी के साथ आप कर सकते हो 2 2 2 और 2 ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्रॉस इधर है, ठीक है। नाउ अब ये जो हाइड्रोजन है इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा तो कुछ यूं होगा, कुछ यूं होगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C7H14 हेप्टेन। नाउ और हमसे इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है how many possible isomers, how many isomers of the following hydrocarbons are possible। जो C3H8 होता है प्रोपेन, इसमें 0, कोई आइसोमर नहीं होता। दिस इज इटसेल्फ ए कंपाउंड, लेकिन इसका कोई आइसोमर नहीं है। दूसरी बात, C4H10 में ब्यूटेन, ब्यूटेन में बच्चे 2 होते हैं, और जो आपका पेंटेन है, पेंटेन में 3 होते हैं, और जो आपका हेक्सेन है इसमें 5 होता है। जैसे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं C3H8 की बात करूं, दिस विल बी लाइक दिस, इसमें कोई यहां पे आइसोमर बच्चे नहीं होगा, दिस इज प्रोपेन। दूसरी बात, अगर मैं ब्यूटेन लिखूं, ब्यूटेन को लिखने का तरीका ऐसा भी है, और ये इसका एक आइसोमर और दूसरा जो इसका आइसोमर आएगा दैट विल बी लाइक दिस। और तीसरी बात, अगर हमारे पास पेंटेन है, पेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, और इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये पेंटेन है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3, और जो तीसरा इसका बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। बीच में कार्बन, इधर कार्बन 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 कार्बन, इधर कार्बन CH3 कार्बन कार्बन कार्बन, और लास्ट में जो हेक्सेन हमारे पास होता है, जो हेक्सेन दिया गया है,
ये नॉर्मल हेक्सेन पहले यूं होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स होंगे, और बच्चे यहां पे जो इसका सेकंड होगा दैट विल बी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है 1 2 3, और उसके बाद हमारे पास जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, और लास्ट वाला जो होगा दैट विल बी लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स। डन, क्लियर। इसके बाद बच्चे हमें क्या करना है, लेट्स फोकस। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये मैंने लिखा है, इसमें 9, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। What is the common name of methanol? Name the product when hydrogen is added to the ethene. मेथानॉल होता है CH3OH, और इसका कॉमन नेम लिखा हुआ है मिथाइल अल्कोहल। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू द ईथीन। अगर हमारे पास ईथीन है, आपने निकल, प्लैटिनम और हीट के प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन्स को ऐड किया, तो ये कुछ यूं बनता है, एक हाइड्रोजन ऊपर से, दूसरा हाइड्रोजन इधर से। ये इसको कहते हैं सिन एडिशन, लेकिन अभी वो आपको नहीं समझना है। यहाँ से जब आप H2 ऐड करते हो तो आपके पास यहाँ से एक ही साइड से 2 हाइड्रोजन्स आते हैं, और रेस्ट के 2 हाइड्रोजन जिसको अपने पास रहते हैं, एक डबल बॉन्ड टूट जाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, इसको आप बोलोगे ईथेन। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। मूविंग अहेड, a covalent bond molecule having a double bond between, एक कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल आपको ऐसे बोलना है जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो। बच्चे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। वाटर होता है H2O, और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, और अमोनिया होता है NH3। अमोनिया का स्ट्रक्चर पायरामिडल, और जो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये होता है वाटर का बेंट। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, और साथ में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड? अल्डिहाइड होता है CHO, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH। तो अल्डिहाइड यहाँ पे है, तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का मतलब, ये भी अच्छा हॉट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। जो ब्रोमोपेंटेन बच्चे होता है, आपको सबसे पहले पेंटेन बनाना है, C C C C एंड C। ब्रोमोपेंटेन मीन्स यहाँ पे अगर हम ब्रोमो लिखते हैं, यहाँ से H2 आएगा, CH2 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 और CH3। दिस विल बी द फर्स्ट वन। सेकंड, हेक्सानॉल। अगर हेक्सानॉल है तो ये होगा C C C C C। आपको 6 कार्बन की चेन बनानी है, और लास्ट वाले कार्बन पे आप OH लिखो। यहाँ से बच्चे CH2 आएगा, यहाँ से एक H एक H एक H, यानी कि CH2, 1H 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 1H, और यहाँ से CH3। उसके बाद प्रोपीन है। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन्स बनाने हैं, डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लिखो, CH2 CH CH3। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोपीन, क्योंकि प्रोपीन है मतलब पहले वाले कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हेक्सानॉल है मतलब पहले वाले कार्बन पे OH है। उसके बाद 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। आपको ब्यूटेन सबसे पहले बनाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 1 2 3 2,3 मिथाइल, यहाँ से CH3 लिखो, यहाँ से CH3 लिखो, CH3 H एंड H। तो ये होगा 1 2 3 4, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। यहाँ से नंबरिंग कर लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6। हेक्सानॉल, यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 1 ब्रोमो या ब्रोमोपेंटेन, यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1 2 3। प्रोप 1 इन या प्रोपीन, और लास्ट वाला 2 प्रोपेनॉल। सब आपको 3 कार्बन की चेन बनानी है, 2 पे प्रोपेनॉल मतलब 2 पे OH है, यहाँ से एक H, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3। इसको नंबरिंग दे दो 1,
इसकी नंबरिंग दे दो 2, इसकी नंबरिंग दे दो 3, तो ये आएगा 2 प्रोपेनॉल। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। आपको कंबशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंबाइन करना है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और बाय ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे मेरे पास CH2 है, इसको मैंने O2 ऐड किया, इसको मैंने वेट सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। लेट्स चेंज द कलर। जो बच्चे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये वाली दो एग्जांपल्स ध्यान से देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास CH4 है और CH4 में यहां से 4 हाइड्रोजन्स होंगे। आपने क्लोरीन को ऐड किया, ये वाला H रिप्लेस हुआ है क्लोरीन से और आपको मिला है CH3 और यहां से Cl, तो इसको आप कहते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां जहन में रखने वाली बात क्या है? जहन में रखने वाली बात बच्चे ये है, CH4 Cl2 CH3 Cl, मतलब आपने ये एक्सेस में लिया था, लेकिन अगर आप Cl2 को एक्सेस में लोगे तो ये चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे क्लोरीन, तो आपको CCl4 मिलेगा और CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन याद रखना बच्चे, ऐसा है कि अगर आप Cl2 लेते हो और Cl2 एक्सेस में है, और अगर Cl2 एक्सेस में है तो चारों के 4 हाइड्रोजन एटम्स मीथेन के रिप्लेस होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे बाय द Cl2, बाय द क्लोरीन Cl। लेकिन अगर आपने CH4 को एक्सेस में लिया है और Cl2 को लिमिटिंग लिया है, तब जाके एक ही CH बॉन्ड को एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया जाता है बाय अनदर एटम और बाय ग्रुप ऑफ एटम्स। उसके बाद बच्चे कंबशन रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है जिनमें सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं विद ऑक्सीजन और बनाते हैं, और वहां से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। जैसे कि मान लो मेरे पास है CH4, इसको आपने O2 के साथ रिएक्ट कराया, ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड और देगा हीट और देगा वाटर, और साथ में देगा हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट, एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। क्लियर? सो दिस इज द कंबशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी सबस्टेंस हो, जैसे CH4 है, ये सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके आपको हीट देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, आपको एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट अलॉन्ग विद द CO2 एंड वाटर। दिस इज सिंपल। नाउ मूविंग अहेड, write the formula of a cyclopentane and write its electron diagram structure। साइक्लोपेंटेन बच्चे कुछ यूं होता है, आराम से देखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ साइक्लोपेंटेन, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन। मैंने बोला है जब भी बच्चे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, कीप वन थिंग इन माइंड, सबसे पहले बच्चे आप उसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला को लिखना सीखो। अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना आया, उसके बल पे आप निकाल सकते हो बच्चे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मैं एक कार्बन को यहां पे लिखूं, दूसरे कार्बन को यहां पे लिखूं, तीसरे कार्बन को यहां पे लिखूं, 4th कार्बन इधर, 5th कार्बन इधर, तो इन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स होंगे, एक बॉन्ड होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में बॉन्ड बनाते होंगे। आप देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहां से भी सिंगल बॉन्ड। क्लियर? उसके बाद अब हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन, 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 इधर दूसरा, तीसरा, ऐसे। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करेंगे क्रॉस से, लाइक दिस, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। नाउ, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वेट, अब देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सॉरी, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 2 2 2 और 2, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब यहां से 2 इधर से, 2 इधर से, और यहां के 2
जो मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा है, वेट करो, दो इधर के, दो इधर के, दो यहाँ और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखो, दो 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 और दो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट ऐसे होगा। इस कार्बन का देखो, दो दो और इधर एक हाइड्रोजन हम भूल गए हैं लिखना, दो 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 और दो, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब आपको हाइड्रोजन के ऑक्टेट को कंप्लीट कराना है, तो हाइड्रोजन के डुप्लेट को कंप्लीट कराने के लिए आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, this will be the electron dot structure of cyclopentane. I think this is clear. Moving ahead, which among the following compounds has 10 covalent bonds? 10 covalent bonds. Propane देखते हैं, C, C and C, H, 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 H and H. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो this will be the answer. What is the homologous series? Explain with examples. ये हमने इससे पहले भी थोड़ा explain किया. It is a series of carbon compounds that have different molecular, that have different number of carbon atoms, but contain the same functional group like alkanes. But there is a difference of CH2 unit. ये इससे पहले भी मैंने explain किया है. CH2 unit between each successive compounds. Example methane, ethane, propane, butane. Simple. अगर आप मीथेन की बात करोगे CH4, ईथेन की बात करोगे C2H6, उसके बाद C3H8, उसके बाद C4H10. अगर आप सारे इन सक्सेसिव में देखोगे, देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट, CH2 यूनिट एंड CH2 यूनिट. सिंपल. और CH2 यूनिट का मास होता है 14 यूनिट्स के बराबर, तो 14 यूनिट्स की डिफरेंस भी होती है इसमें. मूविंग अहेड, ओजोन इज डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इसको करने की जरूरत नहीं है. ब्यूटेनून इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 विद द फंक्शनल ग्रुप. ब्यूटेनून है, मतलब लास्ट पे है C डबल बॉन्ड O. वेट. ब्यूटेन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप. अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो ब्यूटेनून है, ONE है, तो स्ट्रक्चर डालने की जरूरत ही नहीं है. आप एक काम करो, आप डायरेक्टली लिखो ऐसे, आपके पास C डबल बॉन्ड O आएगा. जब C डबल बॉन्ड O आएगा, इसको आप बोलोगे कीटून, और इसी को लिखते हैं ONE, ओन. यहाँ से भी कार्बन, यहाँ से भी कार्बन, तो इसमें आना चाहिए कीटोन. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलॉय. 3 एग्जाम्पल्स यहां पे हैं, आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो. 3 एग्जाम्पल्स ये मैंने लिख के रखे हैं यहां पे. अगर आपके पास ब्रास है, कॉपर प्लस जिंक. अगर आपके पास ब्रोंज है, तो ब्रोंज विल बी कॉपर प्लस टिन. और अगर आपके पास स्टील है, दैट विल बी आयरन प्लस कार्बन. दैट्स इट. Aluminum is used for making of cooking utensils. Which of the following properties of aluminum are responsible for the same? आप देखो, good thermal conductivity होती है aluminum की, that is the reason हम इसे use करते हैं. Good electrical conductivity भी होती है, ductility भी होती है, high melting point भी होता है. But out of all 4, जो aluminum है, इसे cooking utensils में use क्यों किया जाता है? That is the good thermal conductivity, that is the high melting point. So I think first and IV, yes, first and IV should be the answer. These are responsible. Differentiate between minerals and ores with the help of examples in an electrolytic refining of a metal M. Important. What would you take as an anode, the cathode and the electrolyte? Look, जो मिनरल्स बच्चे होते हैं, लिख के रखे हैं, कॉपी पेस्ट मार लो, बात खत्म, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स. मिनरल्स आर नेटिव फॉर्म्स इन विच मेटल एग्जिस्ट. मिनरल वही होते हैं ना जिसमें मेटल एक्चुअली एग्जिस्ट होता है. एंड ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. All the naturally occurring substances that are present in the Earth's crust are known as minerals. Examples: clay, horn, silver, gypsum, etc. Ores. These are the mineral deposits. All ores are minerals. Ores are usually used to extract metals economically. A large number of ores are present. Examples: bauxite, hematite, pyrite, zinc blende, etc. Simple. लेकिन यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आप करोगे, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है. जब आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हो मेटल्स की, तो हमें बताओ व्हाट वुड यू टेक एज ए एनोड, कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे
अगर मैं एक सेल बनाऊं तो इस सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यहां पे होता है सॉल्यूशन. दीज आर कनेक्टेड विद द बैटरी. ये जो यहां पे प्योर मेटल होता है उसको हम बच्चे लेते हैं एज ए कैथोड, और जो इम्प्योर मेटल होता है उसको लेते हैं एनोड, और जो मेटल सॉल्यूशन होता है उसको लेते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट. इसका मतलब अगर ये कैथोड है, अगर ये वाला इलेक्ट्रोड कैथोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड है, तो जो कैथोड होना चाहिए, कैथोड बच्चे होना चाहिए प्योर मेटल, ये होना चाहिए इम्प्योर मेटल, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ये होना चाहिए मेटल का सॉल्यूशन. मेटल सॉल्यूशन मतलब अगर मैं मान लो कॉपर का लेता हूं इलेक्ट्रोड तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कॉपर सल्फेट, मूविंग अहेड. इसी को कहते हैं मेटल सॉल्यूशन. व्हेन क्लोरीन एक्ट्स ऑन Slaked lime, this is 2. A very unstable chemical substance formed which is a chemical formula generally called as CaOH whole 2. Slaked lime पे आपने Cl2 रिएक्ट कराया तो आपको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मिलेगी, और Ca होता है Ca+2, OCl- and Cl-. The solution with pH value slightly higher than 7. 7 पे न्यूट्रल होता है, थोड़ा सा हायर होगा देन इट विल बी स्लाइटली बेसिक, क्योंकि 7 से ऊपर बेसिस होते हैं. अब अगर हल्का सा पीएच ज्यादा है देन द 7 इट विल बी वीकली बेसिक. कहाँ है? वीकली बेसिक. क्लियर? द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल नो. द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनीगर एंड कर्ड, ये दोनों एसिड्स होते हैं तो सोर टेस्ट. द इंडिकेटर which produces pink color in an alkaline solution phenolphthalein is the answer. जो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन में. द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड, दे हैव सोअर टेस्ट, दे टर्न लिटमस रेड, दे फील सोपी, नो. pH इनका लेस देन 7 होता है, सोअर टेस्ट होता है, रेड लिटमस को टर्न करते हैं रेड में, बट दे फील सोपी इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एसिड्स. ये बेसिस का होता है, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. बी सिटिंग कैन बी ट्रीटेड बाय, बी सिटिंग एसिडिक होती है, इसके लिए बेस होनी चाहिए. विनीगर इज एसिड, नो. लेमन जूस एसिड, नो. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज द ऑप्शन. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज द ऑप्शन. लेकिन दोनों में से किस बेस को यूज करोगे? KOH को यूज करोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, इससे भी जलन होगी थोड़ी सी, लेकिन बेटर है कि आप वीक बेस को यूज करो, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Acid base neutralization. Which of the following properties is not generally exhibited by the ionic compounds? Solubility in water, ionic compounds water में soluble होते हैं, हाँ होते हैं. Electrical conductivity in solid state, no. Solid state में जो ionic compounds होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, वो aqueous solution में कंडक्ट करते हैं या ही molten state में, और इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. क्लियर? तो ये वाला इस ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में होगा उसमें ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अलो नहीं करेगा. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373, सिंपल. जिप्सम का मतलब कैल्शियम सल्फेट 2 times वाटर, डाइहाइड्रेट बोलो इसे. इसको 373 केल्विन पे आप हीट कर लो तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हाफ ऑफ वाटर. इसको कहते हैं हेमीहाइड्रेट. तो आपको कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, हेमीहाइड्रेट मिलेगा, इसी को आप कहते हो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. Other molecule of water means hemihydrate. On heating gypsum, अच्छा ये तो क्या? Which of the following statements are correct about an aqueous solution of an acid and a base? Aqueous solution of acid and a base. Higher the pH, stronger the acid? No. जितना pH कम होगा उतना acid strong होगा. Higher the pH, weaker is the acid? No. Yes. Higher the pH, weaker is the acid. Lower the pH, stronger the base? No. Higher the pH, weaker is the base? नो. जितना pH कम होगा बेस वीक होगी, जितना pH हायर होगा उतना बेस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. तो गलत गलत गलत, ये सही, क्योंकि जितना pH ज़्यादा होगा उतना एसिड क्या होता है बच्चे, वीक होता है. हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्वस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? आपके पास हाइड्रोक्साइड, how is the concentration of hydrogen is affected when excess base is dissolved in a solution of, आपके पास पहले ही NaOH का सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें आपको ऑलरेडी OH माइनस के आयंस है. ऊपर से आप बच्चे बेस ऐड कर लो. बेस ऐड करने से क्या होगा, उसमें बेस वही होती है जिसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं. तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो होगा will definitely increase.
दिस इज ऑल व्हाट आई एम हैविंग फ्रॉम द योर कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री जस्ट इन 1 आवर. ठीक है, तो आप एक काम कर लो, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाली है आपके बोर्ड प्रिपरेशन में. टेक इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.